नमस्कार साथियों, आईएमसी जम्मू से आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एक और पॉडकास्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे। पॉडकास्ट का तो उसको नाम भी देते थे, पॉडकास्ट ही उसको शायद बोलते हैं न्यू मीडिया में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं जो नेपाल का जो मुद्दा चल रहा है अभी। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया, वहाँ की संसद को जला दिया गया और वहाँ के पीएम हाउस को जला दिया गया है। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हिंसा वहाँ पे हो रही है, तख्ता पलट वहाँ पे हो गया है, जो अभी हम लोगों को पिछले कुछ दिनों में श्रीलंका में देखने को मिला था। और जो भी भारत के करीबी देश हैं जैसे मालदीव वगैरह में भी ये सब देखने को आप लोगों को मिल रहा था। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है इन देशों में, तो ये चर्चा करेंगे। इनके पीछे के कारण क्या हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ रवि सैनी जी हैं, जो यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता के छात्र हैं आईएमसी जम्मू कैंपस में। तो इन्होंने भी काफ़ी रिसर्च कर रखी है और हिंदी पत्रकारिता के छात्र हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे और जो चीज़ें मुझे आती होंगी वो भी हम लोग आपस में साझा करेंगे। तो जी, रवि सैनी। देखिए, अगर आप पिछले 4-5 सालों को अगर आप जो भारत के पड़ोसी देश हैं, अगर आप उनके पैटर्न को गौर करेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी, चाहे श्रीलंका हो, जिसमें 2022 में वहाँ की जनता ने महँगाई और भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन किया, जिसकी वजह से वहाँ के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। सेम ऐसी चीज़ बांग्लादेश में पिछले साल होती है, जहाँ पर आरक्षण को लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं और वहाँ की युवा जो जिसको हम जैन जी बोल सकते हैं एक तरीके से, वो सड़कों पे उतरती है और इस लेवल का वहाँ पे प्रदर्शन होता है कि वहाँ पे फिर से वहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनको अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है। आप 2025 में आइए, सेम चीज नेपाल में होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो नेपोकिड्स हम जिसको बोल सकते हैं, जिनकी ऐशो आराम वाली जिंदगी जो टिकटॉक पे काफी वायरल हुई, इसको लेकर लोगों में एक तरीके से गुस्सा बढ़ा। महंगाई और भ्रष्टाचार इस लेवल पे पहुंच गया कि लोग सड़कों पे आ गए। और अगर आप नेपाल की हिस्ट्री देखेंगे, तो नेपाल में जो 2008 से अगर हम देख रहे हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी आई है, तो वहां से अगर आप अभी तक का अगर आप 15 साल का इतिहास देखोगे, तो वहां पे 15 बार तो गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। यानी जो लोकतंत्र वहां पे लाया गया, वो वहां पे एग्जिट नहीं कर पाया। अब आप थोड़ा सा इसको सारी सिचुएशन को आप एक बार जोड़ के देखिए। 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, 2022 में श्रीलंका में हुआ, 2024 में हुआ बांग्लादेश में, 2025 में हुआ नेपाल में। आप इन सभी पैटर्नों को गौर करके देखेंगे, तो सारी लड़ाई दो देशों के वर्चस्व पे आके टिक जाती है, जहां पे तमाम छोटे देश लगातार पिस रहे हैं। और बात भारत के, और अगर हम और भी जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, मालदीव की बात करें, और अगर हम इन सबको मिला के देखें, तो एक भारत को छोड़कर सब जगह या तो कुछ देश जहां पे डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, या फिर कुछ देश कर्ज के जाल में लगातार फंस चुके हैं। और ऐसा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरीके से भारत को या भारत के आसपास के देशों को आगे बढ़ने से रोका जाए। आप इस बात को गौर करिए कि जो यूरोप, जिसने 500 सालों तक किसी समय पूरी दुनिया पे राज किया, अगर आप उसकी आज की कंडीशन देखेंगे, तो आज कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो दुनिया को लीड कर सके। एक, अगर आप पश्चिम देशों को देखेंगे, तो एक अमेरिका को छोड़कर बाकी सारे देश ऑलमोस्ट किसी में इतना वो नहीं है कि वो देश आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को लीड करे। लेकिन वही अगर आप एशिया की तरफ आएंगे, दक्षिण एशिया की तरफ आप जब आएंगे, तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे देश हैं जो आने वाले टाइम में दुनिया का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिसमें चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो। तो जो वेस्ट है, या फिर हम कह सकते हैं जो डीप स्टेट है, वो इस चीज को रोकना चाह रहा है कि कैसे ना कैसे करके जो इन्होंने पूरी दुनिया पे अपनी एक पकड़ बना रखी है, उनको वो मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करवा रहा है, ताकि एशिया में आपस में देश लड़ते रहे। भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमने देखा पाकिस्तान और भारत की जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ये भी उस डीप स्टेट का ही एक तरीके का हिस्सा था। और सिर्फ करवाने का मकसद है कि पूरे के पूरे एशिया को आप एक तरीके से लड़वा के रखिए, उनको एक दूसरे में ऐसा फंसा दीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए उनको मतलब बहुत टाइम लगे। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व पे आके टिक रही है कि हम, हमारे हाथ में पूरी दुनिया का कंट्रोल रहे। हम किसी दूसरे देश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। भारत की अगर आप देखोगे, तो पिछले 20 सालों में हमने जो ग्रोथ की है, जो हमारी, जो हमने तरक्की की है, उसको कुछ देश बचा नहीं पा रहे, और वो किसी भी हद तक भारत को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप यहाँ रवि सैनी जी से एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने देखा होगा जितने भी देशों में यहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, जो दक्षिण एशिया के देश हैं, भारत के करीबी जो देश हैं, मित्र देश हैं, तो उनमें आपने देखा होगा जो भी जितना भी तख्ता पलट हुआ है उसमें युवाओं का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो आपको क्या लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर
और भी जो कंट्रीज़ हैं, जो दुश्मन देश हैं उनके, वो क्या उनको फंडिंग कर रहे हैं या फिर फंडिंग करके किसी न किसी रूप में उनको भड़का रहे हैं? ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? देखिए, आप जितना भी सोशल मीडिया है हमारा हुँ, वाला, हुँ, है ना? आप कुछ भी हुँ, सोशल में उठा लीजिए, उसका जो कंट्रोल है, वो वेस्ट में है। हुँ, अमेरिका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया को कंट्रोल करके रख रखा है। हुँ, चाइना में खुद का अपना है, हुँ, ठीक है? तो क्या होता है कि जो युवा आबादी है, अगर आप देखेंगे तो इतनी समझ उसमें हुँ, विकसित नहीं होती कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हुँ, उसको वो उस प्रोसेस में होता है वो जानने के लिए। हुँ, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है, जिसके ज़रिए आप किसी भी देश, कोई भी जैसे अमेरिका वगैरह जितने भी देश हैं, वो किसी भी देश के युवाओं को भड़काने का काम आराम से कर सकते हैं। हुँ, और ये तो हम आप भारत में देख लीजिए, हुँ, ये जो फेक न्यूज़ को लेकर कितनी चीज़ें यहाँ पे जल्दी से होती है। तो ये क्या होता है कि ये सब चीज़ें जब होती है, जब हम बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरे देश पे निर्भर होते हैं और फिर वो अपनी बात मनवाने के लिए, वो उस तरीके की चीज़ें करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि जितने भी देश हैं, वो कोशिश ये करें कि वो वेस्ट पर अपनी जो निर्भरता है, हुँ। उसको कम करें। और आज सर भी विनीत सर भी बात कर रहे थे कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और मिस इन्फॉर्मेशन आपकी फैलाई जाती है, तो आपने देखा होगा कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अभी वर्ल्ड में नंबर 1 है हम लोग, लेकिन हम लोग बस अपना कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम बस कंज्यूमर हैं। ये मैं बता बोल रहा हूँ कि हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। तो हम लोगों के पास खबरें हैं, सब चीज़ है, लेकिन हम लोगों के पास जो प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे अभी जो लोकल न्यूज़ चैनल है, जो नेशनल न्यूज़ लेवल पे हैं, उनने अपने-अपने ऐप्स बना रखे हैं, वेबसाइट बना रखी है, उतना ही है उनके पास है। अब अगर हम बात करें कोई सेंट्रलाइज़ सोशल मीडिया ऐप की, जैसे तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और जितने भी बड़े-बड़े मीडिया के जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो सारे अदर कंट्रीज़ के हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं और हम बस उनके एक कंज़्यूमर हैं। तो ना तो इंडिया में ये चीज़ें वो कंपनियाँ खुद से बैन बैन करेंगी, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए यूएसए में या कोई भी गवर्नमेंट यूके में आ जाए, तो वो यहाँ पे बैन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम उन लोगों का सबसे बड़ा मार्केट है। जैसे एप्पल का आपने देखा होगा, रिसेंटली 17 सीरीज़ उन्होंने लॉन्च किया है आईफ़ोन की। तो यहाँ पे उन्होंने मुंबई में और हर जगह वो अब अवेलेबल करवा देंगे और यहाँ पे अब आईफ़ोन बनने भी लगे हैं। तो ये हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात होने के साथ-साथ आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आप लोगों को वो कंपनी जिस तरीके से आप लोगों को चूस रही है अंदर से, क्योंकि इंडिया में जो 70% जितने भी आईफ़ोन लिए जाते हैं, जो भी इंडिया में टोटल आईफ़ोन लिए जाते हैं, जैसे 100 आईफ़ोन खरीदे गए हैं एक जगह से, तो उसमें से 70 आईफ़ोन लगभग-लगभग आप मान लीजिए ईएमआई पे लिए जाते हैं, ठीक है? ईएमआई का मतलब आप लोग जानते होंगे, ठीक है? ईज़ी मनी इंस्टॉलमेंट करके होता है। कुछ-कुछ पैसे आपको हर मंथ आप लोगों को देने होते हैं। जैसे मान लीजिए 1.5 लाख का फ़ोन, 1 लाख का फ़ोन आपने दिया है, तो 1 साल की आपने ईएमआई करवा ली, तो आप लोगों को 10-11 हज़ार रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और रिसेंटली एक अभी केस आया था 2 साल पहले यहाँ पे कोलकाता के पास से, कि एक जो दंपत्ति थे, उन्होंने अपने बच्चे को ही बेच दिया था आईफ़ोन लेने के लिए। ठीक है? तो ऐसे भी केस आते हैं। तो आईफ़ोन लेना एक इश्यू नहीं है कोई, बट ये समझना है कि इंडिया में उन्होंने अपना प्लांट क्यों लगाया? क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ से टैक्स वगैरह उनको ना देना पड़े। एक से दूसरे देश में जब आप इम्पोर्ट करते हो कोई भी चीज़, तो टैक्स लगता है। जब यहाँ पे बनने लगेगी, तो यहाँ के कितने लोगों को रोज़गार मिल गया उससे? कुछ लोगों को रोज़गार मिल गया है उससे और उसी में हम लोग खुश हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मुंबई में खोल दिया है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। टेस्ला आ गई है, टेस्ला का भी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उस पे कितना टैक्स लग रहा है, ये किसी को नहीं पता है। जो शर्त थी कि यहाँ पे टेस्ला वगैरह बनेगी, वो भी शर्त नहीं मानी गई है आपकी। वो सब दबाव में आके यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी सब शर्तों को मान लिया है और यहाँ पे 30 लाख, 50 लाख की शायद वो पड़ रही है स्टार्टिंग में। ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पे और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, जैसे टैक्स को लेके और चाइना की बात की। तो जो चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन हैं, अभी जैसे रिसेंटली मोदी जी ने वहाँ पे विज़िट किया था, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे की हैं और रसिया से भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। तो अब एक तरफ ट्रम्प बोलते हैं कि इंडिया अच्छा दोस्त है। अभी रिसेंटली उन्होंने ट्रुथ जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वो यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसपे उन्होंने डाला था कि इंडिया और यूएसए जो है अच्छे दोस्त हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की ही बात होगी। तो फिर मोदी जी के हैंडल से भी गया था कि हम लोग भी बात करने के लिए रेडी हैं आपसे और आप बात करिए। तो इतना उथल-पुथल चल रहा है 2025 में और जो आप लोगों का युद्ध हो रहा है यहाँ पे इज़राइल में, इज़राइल-हमास का जो विवाद है पैलेस्टीन वाला, वो भी चल रहा है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भूखों मर रहे हैं, ठीक है? आपने देखी होंगी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो डालते हैं अल जज़ीरा करके है, वो भी डा उसने भी काफ़ी रिपोर्टिंग की है वहाँ पे। और जो रसिया का भी आपने देखा होगा, रसिया-यूक्रेन का भी चल रहा है। अभी हुँ। रिसेंटली आई थिंक 3-4 दिन 4 दिन पहले की ही बात होगी, हाँ।
4-5 दिन पहले की बात है, उसकी जो मेन बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, जैसे संसद होती है, अपने यहाँ विधानसभा होती है, दिल्ली में संसद है, ठीक है? तो वहाँ पे उस पे हमला कर दिया उसकी बिल्डिंग पे, मेन बिल्डिंग पर रसिया ने। तो इतनी इंस्टेबिलिटी चल रही है हर जगह, और आगे चल के अगर ऐसी ही चीज़ें रहीं तो 2-3 चीज़ें जो हर जगह देखी जा रही हैं, वो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की है, पानी की है। इसी के पीछे किसी ने शायद बहुत साल पहले ही बोल रखा था कि जो थर्ड जो वर्ल्ड वार होगा, वो खाने-पीने की चीज़ों से रिलेटेड ही होगा, और वो मुझे लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो रवि सैनी जी, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आपने बात करी कि बहुत सारे देश वॉर में फँस रहे हैं। अगर आप थोड़ा-सा अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो जो वेपन इंडस्ट्री है ना? ये इस समय 2025 में काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर सभी देश शांत हो जाएँगे तो ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी? समझ रहे हैं आप? तो ये सब क्या होता है, एक डीप स्टेट इस सब चीज़ों के पीछे अगर आप देखेंगे तो जितने भी देश हैं, वो उनकी अपनी एक अलग चीज़ होती है कि वो कहीं न कहीं युद्ध जैसी स्थिति बनाते हैं। जैसे आप देखिए कि भारत-पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो पाकिस्तान ने चाइना से कितनी चीज़ें ली वेपन को लेकर, भारत ने भी काफ़ी सारी चीज़ें रशिया से लेकर ली। तो ये पूरी दुनिया में जो इस समय का माहौल है, ये कहीं न कहीं वेपन इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए या फिर उनका काम चलता रहे, ये उसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और पहली चीज़ जो मैंने आपको बोली दी थी कि कोई भी देश किसी को भी आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। तो ये सारी की चीज़ें एक जितनी भी चीज़ें इस समय पूरी दुनिया में हो रही है, बेसिकली आप इसको इतना ही समझो कि सारी लड़ाई वर्चस्व की है, कि भैया हम रहेंगे आगे, हम किसी को आगे नहीं आने देंगे। तो पूरी लड़ाई इसी पे आके टिकती है। और जैसे सैनी जी ने बताया कि इंडस्ट्री का है यहाँ पे, मतलब जो वेपन इंडस्ट्री है, उस पे डिपेंड कर रही हैं काफ़ी सारी चीज़ें। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, वहाँ से भी गोलाबारी हो रही थी, यहाँ से भी। तो आपने देखा होगा चाइना की 2 कंपनियाँ थीं, और तुर्की जो था, तुर्की कट्टर मतलब विरोध जता रहा था भारत के खिलाफ। तो तुर्की की भी कुछ मिसाइलें मिली थीं, और 2 कंपनियाँ थीं, वेपन कंपनियाँ हैं, उनके भी जो शेयर मार्केट में होते हैं उनके स्टॉक प्राइस, वो भी उनके बड़े थे। तो इससे आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि जब 2 देशों में कोई युद्ध होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि उससे 4 देश उससे अछूते रह जाएँगे। पूरे वर्ल्ड में उसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है, बिज़नेस से लेके, ट्रेड से लेके, इकोनॉमी से लेके हर जगह उसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा एक अच्छी चीज़, चाइना ने जो चीज़ें डेवलप कर रखी हैं अपने लोकल लेवल पे, गूगल मैप्स ले लो, कोई भी चीज़ हम लोग गूगल की इतनी सारी यूज़ करते हैं, पूरे वर्ल्ड में मोस्टली देश वही कर रहे हैं यूज़, केवल चाइना को छोड़ के। और रशिया रसिया को छोड़ रसिया के। में भी क्यों बंद है? रसिया में इन्होंने अपना बंद कर रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बंद कर दी हैं, जो वेस्टर्न की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं। बट वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, उस पे भी हम लोग आएँगे, कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो चाइना में जैसे आपने देखा होगा गूगल मैप्स वगैरह उनका है, सारी चीज़ें उनकी हैं, वीचैट है, व्हाट्सएप वहाँ पे नहीं चलता है। तो जो लोग चाइना गए हैं उनसे आप पूछना कि जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं गूगल की, उससे कई गुना बेहतर है उनके प्रोडक्ट। क्योंकि उनको लोकल लेवल पे ही करना है, कंट्री के लेवल पे ही। उनका डाटा पूरा सेंट्रलाइज़्ड है, किसी कंपनी के पास बाहर का डेटा नहीं है, उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। जो भी कंपनी बिज़नेस करने आएगी, डाटा उनका उन्हीं के लोकल डाटा सेंटर में रखा जाएगा। इंडिया में ऐसा अभी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, नोएडा में 1-2 डाटा सेंटर खुले हुए हैं, और ऐसा अभी गवर्नमेंट ने बोला है। बट यहाँ की जो सोशल मीडिया साइट्स उनकी इतनी बड़ी-बड़ी हैं, वो यहाँ की बात को नहीं मानती हैं उतना, सीरियसली ही नहीं लेती हैं यहाँ की सुप्रीम कोर्ट को, कोर्ट वगैरह को। उन्हें इतना कोई मतलब नहीं है, छोटा-मोटा देश मान के उसको इग्नोर कर देती हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो सोशल मीडिया का जो युग है, या जो डिजिटल जो वर्ल्ड में अभी चल रही हैं चीज़ें, उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, कभी-कभी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल जाती है, और ओवर इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, अभी नेपाल के टाइम पे भी देखा, कुछ गलत खबरें भी आ रही हैं, हुँ। और कुछ सही खबरें भी हैं उसमें से, तो आपको पता लगाना मुश्किल हो गया कि सही खबर क्या है, गलत खबर क्या है। तो उस पे तो अलग से हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बना वीडियो बना के देंगे। बात करें। लेकिन आप सैनी जी से कंक्लूज़न पे आते हैं कि इसको मतलब टैकल करने के लिए जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पे साउथ एशिया में, ये कंट्री क्या कर सकते हैं? आपका क्या सुझाव है? और भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि भारत के पड़ोसी देश ही हैं। तो देखिए, इस समय हम यही कर सकते हैं कि अभी हमको कुछ रिएक्ट नहीं करना, अभी हमको सिर्फ़ नज़र बना के रखनी है कि क्या चल रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि नेपाल में 1500 या फिर 2000 जो कैदी थे, जो खूंखार जिसको हम बोल सकते हैं, वो जेल से छूट के भाग चुके हैं। तो भारत सरकार ने बिहार बॉर्डर को एक तरीके से सील कर दिया है, समझ रहे हैं? तो अभी भारत ये कर सकता है कि इस समय भारत नज़र बना के रख सकता है, क्योंकि हमको अभी बैलेंस बना के चलना है। हमको एक बैलेंस बना के चलना है, चाहे वो यूक्रेन का वॉर हो, इज़राइल हमास का वॉर हो, या फिर हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, भारत को एक बैलेंस बना के अभी सिचुएशन के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत, जिसको लेकर लगातार बात हो रही है, हमको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि
फिर वही बात आगे टिकती है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रहेगा कि हम सिचुएशन के ऊपर ध्यान रखें और खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, उनके ऊपर काम करें, तो यही मेरा कन्क्लूज़न रहेगा। और एक चीज़ इसमें बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा जिसको लोग उतना नहीं समझ पा रहे हैं इंडिया में, बट जो मीडिया फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं या जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट हैं या थोड़ा जो सोच सकते हैं, उन्होंने सोचा है और ये पाया है कि जो नया जीएसटी आया है जिसको बोल रहे हैं न्यू जनरेशन का या जेन जी का जीएसटी रिफॉर्म, ठीक है? तो वो 8 साल बाद गवर्नमेंट क्यों लाई है जबकि 8 साल में काफ़ी विपक्ष के लोगों ने उसको अंकित क्रिटिसाइज़ जी, किया आपको है। मैं बीच में रोकना हाँ, चाहूँगा। हाँ, हाँ। इसके ऊपर अपन एक डेडिकेटेड वीडियो को लेकर बात कर सकते हाँ, हैं क्योंकि इसमें मैं बहुत थोड़ा-सा अभी बता देता हूँ हाँ, इन लोगों को कि क्यों ये मतलब लाया गया है। हुँ, तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं जो वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइज़ेशन है, उससे बचने के लिए, लोकल चीज़ों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट लाई है। काफ़ी सारी जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, ज़रूरी लाइफ़ की चीज़ें हैं, वो उनमें कम किया है उन्होंने। और उससे वो ये चाहते हैं कि जो इंडिया का पैसा है, वो इंडिया में ही रहे और इंडिया की जो लोकल इकोनॉमी है, वो सर्वाइव करे। इसके पीछे विज़न बहुत बड़ा है क्योंकि जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में ये जो आर्थिक चीज़ों को लेके जो तनातनी चल रही है, डीज़ल हो, पेट्रोल हो, तेल हो, कच्चा माल हो या फिर खाने-पीने की चीज़ें हों, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे और इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खपत हो। ठीक है? तो उसके लिए ये डिसीज़न लिया गया है इतना बड़ा, जो उसके पीछे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं इंडियन गवर्नमेंट के। तो कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसके पीछे। तो इसके बारे में फिर से कल या परसों आप लोगों से मिलते हैं, फिर से चर्चा होगी और ये वीडियो भी आप लोगों को मिल रहा होगा जल्दी से। तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ ऐसी ही चर्चाओं के लिए और ये सर्कल अभी और बड़ा होगा, अभी 2 लोग हैं, 4 लोग भी आएँगे इसमें, 6 लोग भी आएँगे। तो मिलते हैं और अगर आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर ज़ाहिर करिए। थैंक यू।